8 मार्च 2014 रात 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 227 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ कोलालमपुर के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ़्लाइट को बीजिंग जाना था। ये एक नॉर्मल फ़्लाइट थी जो रोज़ाना चाइना से मलेशिया और मलेशिया से चाइना जाती थी और इस फ़्लाइट को इसमें तकरीबन 5.5 घंटे लगते थे। इस जहाज़ में 2 पायलट थे, कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह जो 53 साल के थे और ये मलेशियन एयरलाइन के बहुत ही सीनियर पायलट थे। इनके साथ एक और भी पायलट थे, फारिक हमीद। इनकी उम्र 27 साल थी और इनको 7 साल का तजर्बा था, जबकि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह का तजर्बा 33 साल का था। और ये जहाज़ इस वक्त बिल्कुल ठीक था और ये 2002 से चल रहा था और इस बोइंग 777 को तकरीबन 11 साल हो चुके थे, मगर अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं थी। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ये जहाज़ गायब हो गया था और ये खबर तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गई और इसको हर तरह से ढूंढने की कोशिश की गई और दुनिया की महंगी तरीन सर्च इस जहाज़ को ढूंढने के लिए की गई। 1:19 पर यह वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल होने वाला था और इसी वजह से कोलालमपुर के कंट्रोल टावर से MH370 के लिए कुछ अल्फाज कहे जाते हैं, गुड नाइट, और इसका जवाब देते हैं ज़ाहरी अहमद शाह और वो भी गुड नाइट कहते हैं। इस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस वक्त फ़्लाइट को टेक ऑफ किए 37 मिनट गुजर चुके थे। वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल होने के 30 सेकंड बाद ये रडार से अचानक गायब हो जाता है और इस वक्त 1:21 हो रहे थे। कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक वाले इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। इनको लगता है कि जहाज़ अब वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है और इसलिए ये हमारे रडार की रेंज से बाहर हो गया है और इस तरह वो इस चीज़ पर गौर ही नहीं करते। मगर इस मसले की शुरुआत इस वक्त होती है जब वियतनाम के एयर ट्रैफिक वाले देखते हैं कि जहाज़ इनके रडार पर शो हो रहा था मगर फिर अचानक गायब हो जाता है। वियतनाम की एयर ट्रैफिक वाले इससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं मगर इनका राब्ता नहीं हो पाता, मगर फिर भी वियतनाम के कंट्रोल टावर से बार बार कोशिश की जाती है मगर इनको इसमें कामयाबी नहीं मिलती। इस वक्त वियतनाम के कंट्रोल टावर को 18 मिनट हो चुके थे। वो बार बार जहाज़ से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे मगर फिर ये 18 मिनट बाद कोलालमपुर के कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो कामयाब हो जाते हैं और फिर ये उनको बताते हैं कि जहाज़ अचानक इनके रडार से गायब हो गया है। मगर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की जाती है। अगर ये गलती ना करते तो शायद ये जहाज़ मिल जाता। गलती यहाँ पर ये थी कि इनको एरोनॉटिकल रेस्क्यू सेंटर को खबर देनी चाहिए थी और ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर देनी चाहिए थी, मगर ये खबर देने में बहुत देर कर देते हैं और ये 4 घंटे बाद खबर देते हैं और इस वक्त तकरीबन 6:32 हो रहे थे। असल में ये वो वक्त था जब इस MH370 फ़्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था, मगर वो तो रात से ही गायब हो चुका था। और फिर सुबह 6:32 पर इस जगह पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इसमें 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं और फिर इस जहाज़ को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया जाता है, मगर इसका नामो निशान भी कहीं नहीं मिलता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर जहाज़ कहाँ जा सकता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं था और फिर इस सर्च को 4 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन इसके बाद MH370 के बारे में बड़ी अजीब खबर मिलती है जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि MH370 की ये फ़्लाइट इस तरफ क्यों गई थी। असल में हुआ कुछ यूँ था कि जहाज़ सिविलियन रडार से गायब हो गया था, मगर अगले 1 घंटे तक ये मिलिट्री रडार की नज़र में रहा था और इसके मुताबिक ये जहाज़ वापस अपना रुख मलेशिया की तरफ मोड़ लेता है और फिर मलेशिया के शहर पेनांग को भी क्रॉस कर लेता है और इसके बाद इसका रुख इंडियन ओशन की तरफ था और ये इंडियन ओशन से अंडमान के आइसलैंड की तरफ रुख किए हुए था। इस वक्त 2:22 हो रहे थे जब मिलिट्री रडार ने इसको देखा था।
यहाँ तक ही मिलिट्री रडार की कैपेसिटी थी और इसके बाद ही मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है। हर किसी के ज़हन में ये जानने के बाद यही सवाल था कि आखिर ये जहाज़ इस तरफ क्यों गया। क्या इसको हाईजैक कर लिया गया था या कोई और वजह थी। जब ये पता चलता है कि इसका रुख इंडियन ओशन की तरफ था तो इंडियन ओशन में भी इसको तलाश करना शुरू कर दिया जाता है, मगर यहाँ भी सबको नाकामी होती है। मगर इसके बाद फिर एक और बड़ी खबर MH370 के बारे में आती है और एक बार फिर सब MH370 को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। असल में खबर ये थी कि जब मिलिट्री रडार से इसका राब्ता ख़त्म हुआ था तो इसने सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की थी और इस कोशिश में ये जहाज़ कामयाब हुआ था। बोइंग प्लेन्स की ये खूबी होती है कि वो सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और बोइंग 777 ने 7 बार इस सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। इस कम्युनिकेशन को सैटेलाइट हैंडशेक भी कहते हैं और इसकी मदद से टाइम को देखा जाता है और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि इस वक्त जहाज़ कहाँ पर था और ये भी जहन में रखा जाता है कि जहाज़ में फ्यूल कितना था और इससे वो कितना सफ़र कर सकता था और फिर इसके मुताबिक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि जहाज़ कहाँ पर होगा और ये जगह बनती है 7वीं जगह जहाँ जहाज़ ने आखिरी बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। इसको 7th आर्क भी कहते हैं। अब दोबारा सर्च की जा रही थी मगर ये अब पानी के ऊपर नहीं थी बल्कि पानी के अंदर थी, क्योंकि अब सबके ख्याल में यही था कि अब ये जहाज़ पानी के ऊपर नहीं होगा। अगर ये क्रैश हुआ होगा तो ये ज़रूर पानी में डूब गया होगा और इसी वजह से डीप ओशन सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं और ये ऑपरेशन बहुत लंबे अरसे तक चलता है, दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल। इस ऑपरेशन को 3 साल हो जाते हैं मगर ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता और आखिरकार ये ऑपरेशन भी फेल हो जाता है। मगर 29 जुलाई 2015 में इसका एक टुकड़ा आइसलैंड रियूनियन पर मिलता है। जैसे ये पता तो चल जाता है कि ये जहाज़ क्रैश हो चुका है, मगर ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि कहाँ और कैसे हुआ था ये सब। और वैसे भी ये सैटेलाइट से जो एरिया इसको ढूंढने के लिए मुकर्रर किया गया था वो बहुत बड़ा था और हो सकता है जैसे जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसकी मदद से इसको ढूंढ दिया जाए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।